फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। आज एक और प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं लेके आया हूं आज हिंदी से संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट 13वां होने वाला है। तो चलो समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आ जाते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज थोड़ा सा वॉइस आप मेरी देख रहे होंगे डाउन है, क्योंकि मेरे जो सर है, इस सर का जो पिछला हिस्सा है इसमें काफी पेन है। और मैं आज फिर भी मैं वीडियो इसलिए केवल बना रहा हूं क्योंकि जो एक कंटिन्यूटी है, आप लोगों की क्लास ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो माफ कीजिएगा, हो सकता है आज मैं उतनी एनर्जी में ना दिख रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आज सहिएगा। मैंने दवा ले लिया है लेकिन फिर भी अभी कोई राहत नहीं है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो पाऊं। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो है हमारा, बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाल की खाल निकालने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बात करना, गुण या दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना या मुश्किल काम करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होता है बहुत मेन मेख निकालना। देखिए, बाल की खाल निकालना का मतलब होता है बहुत मीन मेख निकालना। मतलब हर चीजों पे आप टिप्पणी कर रहे हो, हर चीजों पे आप कमेंट पास कर रहे हो, हर चीजों में एक छोटी से छोटी बस त्रुटियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है बाल की खाल निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं या अपादान कहते हैं? तो दोस्तों, जिस पर क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक बोलते हैं, और कर्म कारक में जो विभक्ति चिन्ह होती है वो को होती है। इसको नोट कर लीजिए, कर्म कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो को शब्द होती है, को होती है। क्या होती है? को होती है, इतना ध्यान रखिएगा। और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज हमारा तीसरा प्रश्न है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं या महादेवी वर्मा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल, चाबुक जो एक निबंध संग्रह है उसके रचनाकार जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और अगर कुछ अन्य हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कुछ अन्य निबंध संग्रह की बात करें, अन्य निबंधों की बात करें, तो उसमें प्रबंध प्रतिमा कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। देखिए, ये सभी निराला जी के प्रसिद्ध जो अन्य, यहाँ पे एक तो हो गया चाबुक निबंध संग्रह, लेकिन जो अन्य इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं उनके नाम आपको बता रहा हूं। प्रबंध प्रतिमा कौन सा है? प्रबंध प्रतिमा, ठीक है, एक ये हो गया आपका। इसके अलावा प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध प्रतीक्षा, ठीक है, प्रबंध प्रतीक्षा भी इनका एक निबंध संग्रह है। प्रबंध पूर्णिमा, देखिए प्रबंध नाम से कितने इन्होंने लिखे हैं, प्रबंध पूर्णिमा, ठीक है, प्रबंध पूर्णिमा भी किसका संग्रह है? ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक निबंध संग्रह है। इसके अलावा एक और है प्रबंध पदम, ठीक है, प्रबंध पद्म भी इसका जो है चयन, ठीक है, चयन, चाबुक, चाबुक तो आपका ऑप्शन मतलब जो है एक प्रश्न ही है। तो ये सभी हमारे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के निबंध संग्रहों के नाम है। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। देखिए, पार्वती का, पुत्र का और पृथ्वी का कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द क्रमशः कौन सा सही होने वाला है? ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, शिवा अवनी आत्मजा, रुद्राणी नंदन अवनी, उमा सुत सुधा, सुमन सुता या वसुधा। तो इसका भैया जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी। बिल्कुल, तो देखिए पार्वती जो है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द होता है रुद्राणी। क्या होता है? रुद्राणी होता है। इसके अलावा जो पुत्र शब्द है, इसके अलावा जो पुत्र शब्द है इसका होता है
नंदन, सुना होगा पार्वती नंदन, ठीक है। तो गणेश जी को बोला जाता है ना पार्वती नंदन, तो ऐसे ही जो है ध्यान रखिए, पुत्र का होगा आपका नंदन, और पृथ्वी का जो है भैया पर्यायवाची होता है अवनी। क्या होता है? अवनी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आज मैं उतना ज्यादा फोर्स करके नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि सर में पेन है, थोड़ा सा आज मैनेज कीजिएगा दोस्तों। हो सकता है आपको क्लास उस टाइप की आज ना लग रही हो सकता है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट तेज बोलने पे ज्यादा पेन हो रहा है, इसलिए मैं बहुत स्लो बोल करके आज की क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर किया कीजिए, मेरी मेहनत को कम से कम कुछ नहीं, आप एक लाइक करें, अगर बेकार लग रहा है आप डिसलाइक करो, आप बैड कमेंट करो, बट ये तो बताओ कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मेरी टीचिंग शैली जो टीचिंग मेथड है नहीं समझ में आ रही है। पूरी मेहनत आप लोगों के साथ भाई बहनों के साथ में करता हूं, और आज आप लोगों के सहयोग की ही बदौलत 50,000 से ऊपर आज एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल परिवार जो है उसमें सदस्यों की संख्या हो गई। तो आज बहुत खुशी का दिन है, लेकिन थोड़ा अस्वस्थता के कारण मैं उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू क्या करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, लिखा है समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या सामान्य शब्द। तो भैया जो समान अर्थ बताए उसको क्या बोला जाता है? उसको पर्यायवाची बोलते हैं। जैसे जल लिखा है, अब नीर, वारी, तोय, तो ये सब क्या है? ये सब समान अर्थ बताने वाले शब्द है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको पर्यायवाची बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का होता है, व्यंजनों का होता है, शब्दों का होता है या मात्रा का होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वरों का होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का होता है। और जो स्वर संधि होती है इसके 5 भेद होते हैं। ये तो जान गए कि स्वर संधि में किसका मेल होता है भैया? स्वरों का मेल होता है। लेकिन जो स्वर संधि है उसके 5 भेद भी होते हैं, वो भी थोड़ा सा जान लीजिए कौन कौन से होते हैं भैया। पहला होता है आपका दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि होता है। वृद्धि होता है, ठीक है, वृद्धि होता है, और वृद्धि संधि हो गया। यण होता है, यण, ठीक है, यण संधि भी होता है आपका। अयादि संधि भी होता है, अयादि संधि भी होता है आपका एक, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सा होता है? देखिए दीर्घ हो गया, वृद्धि हो गया, या गुण, गुण संधि, ठीक है। तो ये आपके जो है क्या है? ये आपके 5 स्वरों के भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। किसका होता है? स्वरों का मेल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि क्या है भैया? खा है, चा है, ला है या फा है? इसको कहिए तो एक्सप्लेन कर दूं, बहुत कायदे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इस टाइप का कोई भी प्रश्न अगर किसी भी एग्जाम में आता है तो आप इसको कर पाएंगे, ये निश्चित तौर पे। आज पूरा एक जो है स्ट्रक्चर आपको दिए दे रहा हूं, और इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो आंसर आपका सही होगा वो मैं बता देता हूं, ला सही होगा, मतलब ऑप्शन सी। दंत ध्वनि कौन सा है? खा, चा, ला, फा में भैया ला जो है वो दंती ध्वनि है। अब इसके अलावा कौन कौन सी ध्वनियां कौन कौन से रिलेटेड होते हैं? तो जैसे आपका कंठ ध्वनि है, कौन सा? कंठ ध्वनि है, ठीक है। अब कंठ ध्वनि में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से अक्षर आते हैं? देखिए छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी आपके जो है का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ठीक है। ये सभी शब्द, ये सभी वर्ण, सॉरी, ये सभी वर्ण क्या है आपके? ये सभी वर्ण, इसको कंठ ध्वनि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कंठ ध्वनि बोला जाता है। तो छोटा, बड़ा, का, खा, गा, घा, अंगा, हा भी जो है आपका क्या है? वो कंठ ध्वनि है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तालु ध्वनियां, तालु से कौन कौन से भैया रिलेटेड होते हैं?
जो तालु से रिलेटेड होते हैं, तो इसको भी बता देते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई क्या होता है, तालु से होता है। चा हो गया आपका, छा हो गया आपका, ये जितने भी मैं वर्ण लिख रहा हूं ये सब तालु से रिलेटेड वाले हैं, ठीक है। तो जा हो गया आपका, झा हो गया आपका, जा, झा, इया, इया जानते हैं ना, बिल्कुल जानते होंगे, इया हो गया आपका, या हो गया, सा हो गया, ये सभी आपके क्या है, ये भैया सब तालु से संबंधित, तालु से इनकी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मूर्धा एक होता है। अब इसकी भैया ये इसकी ध्वनि कहां कहां से, मतलब कौन कौन से वर्ण इससे रिलेटेड है, तो आपका ऋषि वाला जो होता है ना, ये री हो गया। इसके अलावा टा, टा हो गया, ठा हो गया, ड़ा हो गया, ठीक है। ये जितने भी मैं लिख रहा हूं इसमें, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी वर्ण, ये सभी मूर्धा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मूर्धा से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। यहीं से प्रश्न आपको देखने को गारंटी के साथ मिलेंगे, गारंटी के साथ मिलने वाले हैं। इसमें कोई इफ बट मत मानिएगा। ता हो गया, था हो गया, ठीक है, ता, था, दा, धा, ठीक है, ना, ये सब क्या है, ये सभी आपकी जो ध्वनियां हैं, ये सभी ध्वनियां आपकी क्या है, ये सभी ध्वनियां आपकी दंत ध्वनियां है। किस कौन सा है, दंत ध्वनियां है। और आगे देख लेते हैं, ओष्ठ है, ओष्ठ है, ठीक है। ओष्ठ ध्वनियां भैया कौन कौन सी हैं, तो ओष्ठ ध्वनियों में आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, पा, फा, बा, ठीक है, पा, फा, बा, ये जितने भी मैं लिख रहा हूं ये ओष्ठ वाले लिख रहा हूं, ठीक है। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है, ये सब आपके क्या है, ये सब भैया ओष्ठ ध्वनियां हैं। अब आगे अगर हम बात कर लेते हैं कंठ तालव्य, देखिए ऊपर लिख देता हूं जी, चलिए अभी यहां पे लिख जाता है, कंठ तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य बोलते हैं। तो कंठ तालव्य में कौन कौन से आते हैं भैया, इसमें दो लेटर आते हैं, दो वर्ण आते हैं, ए और ऐ। ए और ऐ क्या है, ये कंठ जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ क्या होता है भैया, इसमें कौन कौन से वर्ण है, तो भैया ओ है और औ, ओ और औ, और दंतोष्ठ एक है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। तो दंतोष्ठ में कौन कौन से आता है भैया, केवल वा आता है। तो ये आपका जो है, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या आया था, प्रश्न यही तो है कि जो दंत ध्वनियां हैं उसमें कौन कौन सा आता है। तो देखिए यहाँ पे ला आया है ना, देखिए दंत ध्वनियों में खा नहीं आया है, देखिए चा नहीं आया है, फा नहीं आया है, लेकिन हाँ ला आया है। यही कारण है कि ये दंत ध्वनियों में ला शामिल है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भैया जो अघोष होता है ये होता क्या है। आंसर तो अच्छा सही होगा, आंसर ए सही होगा, लेकिन क्यों सही होगा और अघोष होता क्या है। तो भैया जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं, और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। मतलब अघोष का उल्टा घोष या सघोष होता है। तो अब समझ में आया अघोष क्या होता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो अघोष कहलाता है। और यहाँ पे कौन सा वर्ण है, चा भैया यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पद्मावत किसकी रचना है। जायसी कबीर की, जायसी की, सूरदास की या तुलसीदास जी की। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जायसी जी की। बिल्कुल, पद्मावत जो है ये किसकी रचना है, तो ये जो है जायसी की रचना है।
पद्मावत के अलावा देखिए एक तो आपका है, यहाँ पे तो दिया गया है पद्मावत, पद्मावत तो आपका यहाँ पे दिया गया है, पद्मावत तो दिया गया है। इसके अलावा कुछ और शब्दों की अगर हम बात सॉरी इनके कुछ और अगर रचनाओं की बात किया जाए तो क्या होगा, अखरावट, अखरावट, ठीक है। अखरावट भी क्या है, ये है जायसी जी की रचना है। आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम हो गया, ये किसकी है, ये भी जायसी साहब की है। कन्हावत, कन्हावत क्या है, कन्हावत, कन्हावत, ठीक है। कन्हावत जो है ये भी किसकी है, ये भी जो है चित्ररेखा, चित्ररेखा, ये चित्ररेखा किसकी रचना है भैया, चित्ररेखा भी इनका है। कहरनामा, कहरनामा, तो ये सभी जो हैं जितनी भी रचनाओं के मैंने नाम बताए, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, चित्ररेखा, कहरनामा, ये सभी जायसी जी की ही रचनाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो कौन सा वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। इसमें कौन सा वाक्य पूर्ण वर्तमान काल वाला वाक्य है, आपको यही बताना है। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ये वाक्य आपका क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है ये आपका पूर्ण वर्तमान काल वाला वाक्य है। जबकि वह घूमने जा रही है, ये कैसा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान काल, याद रहेगा बिल्कुल। इसके अलावा वह पढ़ रहा था, ये क्या है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। ये कैसा है, अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। और मैं बाहर जाऊंगी, ये कैसा वाक्य है, तो ये है सामान्य, ये कैसा है, सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। ये है, ये जो काल है वो सामान्य भविष्यत काल है। समझ में आया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा, क्योंकि पहला सेंटेंस जो दिया है वही पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। और यही तो प्रश्न है कि कौन सा वाक्य जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। तो पहला वाक्य जो है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यही पूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानिए। संबंध कारक वाले जो है, संबंध कारक वाला वाक्य कौन सा है। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने राव को मारा और माँ अपने बच्चे को मारती। इस 4 में से कौन सा ऐसा वाक्य है जो संबंध कारक वाक्य से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वह होगा राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। क्योंकि जो संबंध, भाई सीधी बात है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं संबंध कारक क्या होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम, नोट कर लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो। फिर से समझिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है, संबंध कारक कहलाता है। समझ में आया। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक वाक्य कहते हैं। और यहां सेंटेंस में राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यह संबंध कारक वाला वाक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा भैया, जिनका आध्यात्म से होगा तो वो क्या होगा, वो आध्यात्मिक होगा। क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। देखो, जिसका धर्म से होगा वो धार्मिक होगा, ठीक है। जिसका शास्त्र से होगा वो शास्त्रीय होगा, जिसका नीतिगत अनुकूलता से होगा वो नैतिकता होगा, नैतिक होगा। समझ में आ गया। तो ऑप्शन ए सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा भैया इसका, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए,
मतलब महाऔषध, जो महाऔषध का हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं आपको, महाऔषध जो लिखा हुआ है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस औसत। क्या होगा? महा प्लस औसत। और ये किसका भैया उदाहरण है? तो ये वृद्धि संधि। ये क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है 14 से 18 प्रश्नों के लिए निर्देश। यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18 5 प्रश्न आपको गद्यांश से संबंधित दिए गए हैं। पहले गद्यांश पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए। लिखा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। लिखा है हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हमें हम उसे पढ़े तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हमें बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में, देखिए, एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानिधि को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़वादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। ठीक है, राजा राममोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भगीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नों को ले लेते हैं। 14वां नंबर का प्रश्न इसी पैसेज से संबंधित, इसी पैराग्राफ से संबंधित है, इसी गद्यांश से संबंधित है। प्रश्न है अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो भैया कब और बढ़ जाती है? ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, या भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़ करके हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। बिल्कुल, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़ करके अतीत के विषय में जानने की लालसा और इच्छा बढ़ जाती है। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? तो भैया किसका किया गया था? दयानंद का किया गया। अभी आपने पैसेज में पढ़ा है, कहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया, दिखा देता हूं आपको भी। देखिए कहीं पे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा भी था। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? देखिए यहाँ पे जूतों की माला से, ये देखिए लिखा है दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न को जब आप पैसेज पढ़िए तो ध्यान रखिए, पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, यहीं पे देखिए प्रश्न क्या है कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? तो भैया दयानंद का किया गया। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ब्रह्म समाज या भारत धर्म सभा? अंतिम लाइन में बात लिखी हुई है कि ब्रह्म समाज भी जो है क्या हो गया, वो अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया है। ये 3 स्लाइड आपने देखा, जो लास्ट स्लाइड भी है लास्ट लाइन में, ये आपको मिल जाएगा, आप लोग पैसेज देख लीजिएगा। चलिए आगे मैं बात करता हूं, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? भैया ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या है? असत्य ढूंढना है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो बस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्या है? असत्य कथन कौन सा है? तो यही बी वाला असत्य है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? ये भी देखिए आपने पढ़ा है अभी। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राममोहन राय या दयानंद? तो दयानंद को शास्त्रार्थ में क्या किया गया था? हरा दिया गया था।
तो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। तो ये थे आज कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए कि पर डे प्रैक्टिस सेट मिले और घर बैठे मिले एकदम फ्री ऑफ कास्ट, अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे पेड वाली फीलिंग्स आपको आए तो पेड क्लास वाली फीलिंग जरूर आपको आती होगी। शायद ये एक ऐसा चैनल है जो आपने पेड चैनल्स देखे होंगे, पेड पे तो लोग बहुत सारे कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब पर फ्री में वो चीजें, वो कंटेंट उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब हमारे भाई बहन हैं, जिनके पास कहीं आर्थिक समस्या है, आर्थिक तंगी के शिकार हैं, अगर वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल का सहारा वो सभी हमारे भाई बहन ले सकते हैं। एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, एक बेहतर ऑथेंटिक होता है। आप पूरा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। जब आप एक क्लास को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि हाँ, आप स्किप करके देखेंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं जैसे हम रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम, नो, जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आप इसको इंस्टाग्राम का रील्स मत समझिएगा, हम स्किप कर करके बस स्क्रॉल करते चले गए, स्क्रॉल करते चले गए। स्क्रॉल करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। आप जिद्दी बनिए, आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए सफलता के लिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हार्ड वर्क तो बहुत लोग दुनिया करती है, लेकिन एक दिन क्या 16 घंटे 20 घंटे पढ़ लेने से क्या आप सफलता अर्जित कर लेंगे? आप अपने दिल से पूछिए, मन से पूछिए, क्या एक दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन की पढ़ाई से क्या आप सफलता अर्जित कर लेंगे? क्या उन लड़कों को, उन कैंडिडेट्स को, उन जो है छात्र छात्राओं को, उन एस्पिरेंट्स को आप पराजित कर देंगे जो 1.5 साल से 2 साल से 3 साल से रगड़ रहे हैं खुद को? तो ये प्रश्न आप खुद से करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपकी मेहनत कितनी है। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।